विश्वास एकेडमी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, विश्वास एकेडमी रतलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा प्राचीन दक्षिण भारत। देखिए, इस लेक्चर सीरीज में ये जो पूरा लेक्चर रहेगा आज का, इसमें मैं आपको प्राचीन दक्षिण भारत राज्यों का संपूर्ण इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स, कौन कौन से राज्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट वंश और उनसे बिलोंग करने वाले रूलर्स। बेसिकली राज्य और वंश हम एक साथ ही कवर करेंगे। इनमें जो इंपॉर्टेंट शासक हैं वो हम कवर करेंगे। शासकों के अलावा हम कवर करेंगे इस समय की व्यवस्थाएं। व्यवस्थाओं से मेरा मतलब है यहाँ का सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आर्किटेक्चर। अदर देन दैट हम यहाँ कवर करेंगे इस समय की कला और संस्कृति। इस तरीके से जब हम इस पूरे लेक्चर को पढ़ लेंगे तो मैं समझती हूँ कि साउथ इंडिया हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मेंस में पूछे जाने वाले जो फीचर्स रहेंगे वो भी मैं आपको इंडिकेट करती जाऊंगी। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आपको मैप में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखेंगे आप पांड्य शासक, है ना। यहाँ आप देखेंगे चेर शासक और यहाँ आप देखेंगे चोल शासक। ये तीनों जो है सबसे प्राचीन दक्षिण भारत जो है उसके सबसे एमिनेंट राज्यों में से, है ना। इन राज्यों के अलावा भी यहाँ पे पढ़ने को बहुत सारे राज्य हैं, वो मैं आपको बाय द टाइम आगे चल के बताती चलूंगी। फिलहाल मैप को आप लोग ध्यान में रखें। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, है ना। ओके, चलिए आगे हम लोग इसे देखना शुरू करते हैं। यहां देखेंगे भारत के सुदूर दक्षिण में तीनों ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारा जो नीचे से मैप का है हिस्सा कुछ ऐसा है। इस तरफ भी समुद्र है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो तीन ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तमिलकम या तमिलटम के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के इतिहास को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यहाँ पे उपलब्ध सागर, पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियां, नदियां, बंदरगाहों की उपलब्धता, संगम साहित्य ने दक्षिण भारतीय राज्यों के उत्कर्ष में विशेष भूमिका निभाई है ना। तो ये तो इसका एक बेसिक इंट्रो है। यहाँ याद रखने वाली बात, प्राचीन काल में इस स्थान को हम तमिलकम या तमिलटम बोलते थे। देखिए, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास संगम साहित्य से मिलता है। संगम का मतलब होता है तामिल कवियों का संघ, है ना। यहाँ जो संगम शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है कि संगम काल बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? संगम का मतलब है तामिल कवियों का संघ या तामिल कवियों का यूनियन। इन्हीं कवियों द्वारा तामिल साहित्य राजकीय संरक्षण में रचा गया, है ना, यानी कि रॉयल पैट्रोनेज। इस काल की जानकारी के बहुत से स्रोत हैं, जैसे कि हम हर एरा में जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत हैं स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलेमी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनसे हमको इस काल की काफी जानकारी मिलती है। देखिए, संगम के आयोजन में तामिल कवि और विद्वान एकत्रित होते थे और संगम के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करते थे। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इस संगम संघ में जितने भी कवि होते थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, सब एक साथ इकट्ठे होते थे और एक सभा जैसी होती थी और वहां अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। और यदि इस प्रस्तुति में सभी की स्वीकृति आपको मिलती है तो रचना का प्रकाशन हो जाता था। वह युग जिसके विषय में संगम साहित्य जानकारी देता है उसे हम बोलते हैं संगम युग या संगम काल, है ना। संगम साहित्यों का संकलन जो है वो 9 खंडों में उपलब्ध है। तो बेसिकली जितनी बात आपने यहाँ अभी तक पढ़ी है उसमें केवल इतना कहा गया है कि संगम का मतलब है तामिल कवियों का एक यूनियन। ये सारे कवि मिलकर एक साथ एक सभा में उपस्थित होते थे। वहां पे जिन भी कवियों ने अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं उन रचनाओं को पढ़ा जाता था, उनका वाचन होता था। यदि स्वीकृति मिल जाती थी तो उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। ये इस एरा में बहुत लंबे समय तक चला है, एक परिपाटी की तरह चला है। तो जिस काल में ये परिपाटी की तरह चला है उस काल को हमने बोला है संगम काल या संगम युग, है ना। अब इस समय में जितनी रचनाएं लिखी गई उन्हें ओवरऑल मिला के बोलते हैं संगम लिटरेचर या फिर संगम साहित्य। इनका संकलन आपको 9 खंडों में मिलता है, यानी कि 9 पार्ट्स में इसका पूरा जो कंपाइलेशन है वो मिलता है। अब बात करेंगे संगम सम्मेलनों की, है ना। ये जो सभा या सम्मेलन जिसकी हमने बात की उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखना है, इसको पैटर्नेज दिया है पांड्य रूलर्स ने, पांड्य राजाओं ने, है ना। और कुल 3 संगम आयोजित हुए हैं। बात करेंगे पहले संगम की, प्रथम संगम। पांड्य राजाओं की जो राजधानी थी मदुरई, वहां पे ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में पहला संगम सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस संगम में टोटल जो मेंबर्स थे वो थे 549
और कुल 4499 रचनाओं की प्रस्तुति की गई थी। इस संगम का आयोजन 4400 सालों तक कुल 89 पांड्य रूलर्स के पैटर्नेज में हुआ है। इस संगम में संकलित किए गए प्रमुख ग्रंथ थे अकट्यम, परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरुकु, कलारियाविरे आदि, है ना। वर्तमान में इनमें से कोई भी रचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बेसिकली ये बहुत पुराना समय का संकलन रहा है। जो रचनाएं आज हमारे पास उपस्थित नहीं है, हमें केवल इनके टाइटल्स मालूम है। आगे बात करेंगे द्वितीय संगम कब हो रहा है। ये भी पांड्य शासकों के संरक्षण में ही हुआ। कहाँ पे? कपाटपुरम या अलेवई में, है ना। पहले वाला मदुरई में हुआ था, दूसरा हो रहा है अलेवई में। इस संगम के अध्यक्ष भी ऋषि अगस्त्य थे। इस संगम में कुल सदस्य थे 549 और 3700 रचनाओं का प्रकाशन किया गया था। यह संगम 59 पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ। इस संगम में संकलित रचनाओं में एकमात्र रचना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ये तमिल व्याकरण पे बेस्ड है। इस ग्रंथ का नाम है तोलकाप्पियम। इसकी रचना की है ऋषि अगस्त्य के ही शिष्य हैं तोलकाप्पियर, उन्होंने की है ना। यहाँ पे याद रखने वाला फैक्ट है तोलकाप्पियम और राइटर है तोलकाप्पियर। किस पे बेस्ड है? तो तमिल ग्रामर पर। तृतीय संगम ये मदुरै में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नक्किरर। इस संगम में कुल 449 मेंबर्स थे और बहुत सी रचनाएं जो थी प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं हमारे पास 49 है। इस संगम में 49 पांड्य शासकों को संरक्षण जो था वो प्राप्त हुआ था। मेन जो रचनाएं हैं वो पता कर लेते हैं। नेदथोके, कुरुंथोके, नत्रनई, एन कुरुन्नूर, पदित्रिपुर, कुथु, वटी, नुत्रेबंथु, परिसे, सित्रिसे आदि। अब देखिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा कठिन दिखाई दे रही होगी। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए, यही आपके लिए मेन एलिमेंट है कि क्यों हम नॉर्थ इंडिया को सेपरेट पढ़ते हैं और साउथ इंडिया को सेपरेट पढ़ते हैं। रीजन, नॉर्थ इंडिया का लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया का स्क्रिप्ट, नॉर्थ इंडिया का सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया का पॉलिटी, इकोनॉमी, रिलीजन, सब कुछ साउथ से डिफरेंट है ना। साउथ में इन सारी चीजों में बड़े बड़े बदलाव देखे जाते हैं, इसीलिए इसको हम नॉर्थ के साथ साथ नहीं पढ़ पाते हैं, इसको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है, राइट। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं इस काल के जो इंपॉर्टेंट राज्य रहे हैं संगम काल के। देखिए संगम काल के 3 ही इंपॉर्टेंट राज्य हैं। पांड्य, जिन्होंने ये संगम सम्मेलन आयोजित कराए हैं, चेर और चोल, है ना। ये 3 जो राज्य हैं विशेष, इनको आप पढ़ते हैं संगम काल के अंतर्गत। पहले बात कर रहे हैं हम लोग चेर वंश की। देखिए चेर वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था कुरुवर। इसको वंजी या कुरूर के नाम से भी जानते हैं। इनका अपन स्टेट एम्बलम देखें तो इनका राजकीय चिन्ह था धनुष, है ना। इनका जो एम्बलम है धनुष है। ये क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इनकी मुहरों पर, सिक्कों पर, इनकी जो पताकाएं हैं सभी पर इनका ये एम्बलम लगा होता था हमेशा। ये आपको चेर में भी मिलेगा, पांड्य में भी मिलेगा और चोल शासकों में भी मिलेगा। देखिए चेरों को एक और नाम से जाना जाता है केरल पुत्राज, है ना, याद रखना है हमें, क्योंकि इनका क्षेत्र जो था वो केरल का क्षेत्र था, इसीलिए केरल पुत्र के नाम से भी जाने गए हैं। इस वंश के शासकों का अधिकांश समय जो है वो समकालीन चोल और पांड्य शासकों के साथ युद्धों में ही व्यतीत हो गया, है ना। अब क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगम काल में आप 3 ही क्षेत्र पढ़ रहे हैं, है ना, चोल, चेर और पांड्य। अब चूंकि तीनों ही साउथ इंडिया में रहने वाले राज्य हैं और तीनों अपना अपना एम्पायर एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे से बेहतर शासक प्रूव होना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके आपसी जो संघर्ष रहे, चेरों का अधिकांश समय चोल और पांड्यों के साथ युद्धों में ही व्यतीत हो गया। अब चेरों में प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनकी बात कर लेते हैं। चेर शासकों में पहले शासक हैं उदयनजरल। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। इन्हें चेर साम्राज्य या चेर वंश का प्रथम शासक माना गया है, द वेरी फर्स्ट रूलर ऑफ चेराज, है ना। इनके अन्य नाम भी हैं, याद रखने हैं, पेरुंजोनमुदयन और बाराभवन, दोनों नाम याद रखने हैं। कई बार प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स हमसे पूछेंगी, ध्यान रखना है। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 130 एडी के आसपास था। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस युद्ध में काफी सारे लोगों ने भाग लिया था। उदयनजरल ऐसे एक शासक थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था, जिसके कारण इन्हें महाभोजक उदयनजरल भी बोला गया है। इनके शासनकाल में इन्होंने एक भोजनशाला या पाकशाला बनवाई थी, जहां पे जनता को फ्री में जो भोजन है वो अवेलेबल होता था, है ना। अब बात करेंगे इनके सक्सेसर की। उदयन के बेटे हैं, नाम है नेदुनजरल आदन, है ना, ये इनके उत्तराधिकारी हैं, इनके पुत्र भी हैं। इन्होंने मदुरै को अपनी राजधानी बनाया है
और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर इन्होंने बड़े बड़े अभियान किए हैं। उस समय के 7 छत्रधारियों को इन्होंने हराया है। अभी छत्रधारी क्या है? देखिए, ऐसे शासक जिन्होंने अपने एम्पायर को बहुत आगे बढ़ाया है, जिनकी शक्ति बहुत सभी के द्वारा मानी हुई है और जिनकी अधीनता सर्वस्वीकृत है, कई सारे लोगों ने जिनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, ऐसे लोगों को बोला जाता था छत्रधारी। तो उस समय के ऐसे 7 छत्रधारियों को इन्होंने हराया था और अपने एम्पायर का एक्सटेंशन किया था। इन्होंने आक्रमण के दौरान कई यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया और उनसे बड़ी रकम लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा। ये भी इनके बारे में बोला जाता है, पूछा जाता है कि कौन से दक्षिण भारतीय शासकों ने यवनों को बंदी बना लिया था, तो ध्यान रखना है। इनका अंतिम युद्ध चोल नरेश करिकाल के साथ हुआ था, जिसमें इन्हें हार मिली थी और दुखी होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इनकी पत्नी इनके साथ सती हो गई थी। अब अन्य नाम और उपाधियां इनकी याद रखनी है। नेदुंजराल को अधिराज या श्रम यवरंबन भी बोलते हैं, नाम याद रखना है। अब बात करेंगे इस वंश के एक और इम्पोर्टेंट रूलर, नाम है शेंगुट्टवन। इनके बारे में तो कई क्वेश्चन भी एग्जाम्स बना लेती हैं, तो ध्यान रखना है। शेंगुट्टवन को एक और नाम से जानते हैं लाल चेरा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बनते हैं इन पर। देखिए, ये एक वीर योद्धा थे, एक सेना नायक थे, जिन्होंने उत्तर दिशा में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया था। जनरली हम देख रहे हैं कि बहुत कोई भी नॉर्थ इंडियन शासक साउथ में आने से बचता है और बहुत जो साउथ इंडियन शासक है वो नॉर्थ में जाने से बचते हैं, बट शेंगुट्टवन ऐसे एक साउथ इंडियन शासक रहे जिन्होंने नॉर्थ की ओर आक्रमण करने के बारे में सोचा और गंगा नदी को पार किया। इन्होंने पत्नी पूजा का प्रचलन शुरू करवाया था, है ना, जिसे कण्णगी या पत्नी पूजा बोलते हैं। यस, पत्नी यानी कि वाइफ, उनको पूजनीय माना और इसीलिए इन्होंने पत्नी का मंदिर बनवाया, जिसे पत्नी का मंदिर या कण्णगी का मंदिर बोलते हैं। इनकी मृत्यु के बाद चेर वंश का इतिहास बहुत समृद्ध नहीं रह गया। इनके उत्तराधिकारी थे पेरुंजेरल इरमपोरई, है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके पुत्र थे ये, इन्होंने मरंदई को राजधानी बनवाया था। इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी अमर यवरंबन। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती इन्होंने सबसे पहले शुरू की और इनके साम्राज्य से कई रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे हमको ये समझ में आता है कि इनके ऋण में रोमन साम्राज्य के साथ हमारा काफी अच्छा फॉरेन ट्रेड जो है वो जारी था। अब एक और शासक इस समय के आते हैं जिनका नाम है शेय। देखिए, ये चेर वंश के अंतिम शासक हैं। यदि क्वेश्चन बन जाए चेर वंश के अंतिम शासक कौन है, तो याद रहना चाहिए हमें, शेय नाम है इनका, जिन्हें मांदरंजेल इरमपोरई की उपाधि मिली थी। ये पांड्य शासक से एक युद्ध में हारे और बंदी बना लिए गए, लेकिन शेय वहां से भाग निकले और इसका वर्णन इस समय की एक सुविख्यात कवियत्री ओवैयार ने अपनी रचना में किया है। ओवैयार ने इनकी प्रशंसा में बहुत से गीत लिखे हैं। मतलब ओवैयार के बारे में ये बोला जाता है कि जिस समय जो शेय हैं युद्धों के लिए जाते थे, तो युद्धों पे इनके साथ ओवैयार भी जाती थी और उनका सचित्र वर्णन, उनका जो लाइव वर्णन है वो बहुत अच्छे से बताती थी। चेर साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने के बाद चेर साम्राज्य के जो सामंत थे, जो फ्यूडल्स थे, उन्होंने इस क्षेत्र को हथिया लिया। देखिए, चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार और आपको फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग चेर वंश की। राजधानी है इसकी कुरुवर, है ना। मैप में मैंने आपको दिखाया था कि चेर वंश कहाँ है, आप लोग एक बार और देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा चेर वंश, है ना, किस तरफ है आप देखेंगे तो कुछ पश्चिम की ओर पड़ता है ये, पश्चिमी समुद्र के नजदीक है चेर वंश। अब बात करेंगे इसके बारे में, मैप में ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, मैंने आपसे बताया था कि इनकी जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई थी, कुरुवर बनाई गई थी। इनका जो एम्ब्लेम है वो है धनुष यानी कि बो एंड एरो। इनका एक और नाम है जिसे बोलते हैं केरल पुत्रास। अब देखिए, इनका मैक्सिमम टाइम जो है इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने में बिताया और उसके चलते चोल और पांड्य शासकों से इनकी बहुत सारी लड़ाइयां हुई। देखिए, हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में तो यहाँ के रूलर्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं हम उनको देख रहे हैं। पहला रूलर जो है हमने पढ़ा है उसका नाम है उदयनजेरल, है ना। उदयनजेरल के बारे में याद रखने वाले फैक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इनके अन्य नाम यानी कि पेरुंजोना मुदियन और बारह भवन। साथ ही साथ इन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरों को भोजन कराया था, जिसकी वजह से इन्हें महाबोधक उदयनजेरल भी बोला गया है। और लोगों को फ्री में फूड अवेलेबल हो इसके लिए इन्होंने एक भोजनशाला भी बनवाई है। इनके सक्सेसर बनते हैं इनके बेटे, नाम है नेदुंजराल आदन। नेदुंजराल आदन ने मदुरै को राजधानी बनाया था और 7 छत्रधारियों को हराया था। साथ ही साथ इनके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखने वाला फैक्ट है कि जो ग्रीक ट्रेडर्स थे उनको इन्होंने बंदी बना लिया था और उनसे बड़ी रकम लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा। अच्छा, ऐसी नौबत आई ही क्यों, किसी ने सोचा? ऐसी नौबत इसीलिए आई क्योंकि इस समय उत्तरापथ और दक्षिणापथ इन दोनों ही रास्तों से
अंतर्राज्यीय व्यापार होता था, यानी कि इंटरस्टेट ट्रेड जो है वो होता था यहाँ से। तो ऐसे में इनके क्षेत्र से कोई राजा बिना अनुमति के निकला, तो ऐसे में इन्होंने कई जो व्यापारी है वो इनके क्षेत्र से बिना अनुमति के निकले, तो ऐसे व्यापारियों को इन्होंने बंदी बना लिया और उनसे फिरौती की रकम मांगी, यानी कि उनसे रैंसम डिमांड की, उसके बाद ही उन्हें छोड़ा। इनका जो लास्ट वॉर था वो चोल शासकों में से एक शासक है करिकाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे इनका युद्ध होता है और उसमें इनकी हार हो जाती है, जिससे दुखी होकर ये आत्महत्या कर लेते हैं और इनकी पत्नी इनके साथ ही सती हो जाती हैं। इनके बाद अगले शासक आते हैं शेंगुट्टवन, नाम याद रखना है, इन्हें लाल चेहरा के नाम से जानते हैं। प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा हुआ है, सो याद रखना है। देखिए, ये एक वीर योद्धा थे, सेना नायक थे, जिन्होंने उत्तर दिशा में चढ़ाई की थी। मैंने आपसे पहले भी बताया कि बहुत कम ऐसे नॉर्थ इंडियन शासक हैं जिन्होंने साउथ इंडियन राज्यों को जीतने का प्रयास किया, और बहुत कम ऐसे साउथ इंडियन हैं जिन्होंने गंगा नदी या बहुत सारे डेल्टास वगैरह पार करके नॉर्थ के राजाओं से लड़ने के बारे में सोचा। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने पत्नी पूजा का प्रचलन शुरू किया था। इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे एक कहानी आती है। जब मैं आपको इस समय का लिटरेचर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इन्होंने पत्नी पूजा आरंभ कराई थी। इनकी मृत्यु के बाद चेर वंश का इतिहास बहुत समृद्ध नहीं रहा था। इनके सक्सेसर बने थे पेरुंजरल एरमपुरई, है ना। इनकी एक उपाधि है अमर यवरंबन, याद रखना है। इनके बारे में याद रखने वाली बात, गन्ने की खेती सबसे पहले शुरू कराई है, और बहुत से रोमन सिक्के जो हैं वो इनके यहाँ से हमको मिले हैं। इसके बाद इनकी एक कोर्ट पोएटस है, पोएटस का नाम है ओवैयार। ओवैयार एक सुविख्यात कवियत्री थी जिन्होंने इनकी प्रशंसा में बहुत से गीत लिखे हैं। इनके युद्ध कौशल का बहुत अच्छा लाइव वर्णन जो है इन्होंने किया है ओवैयार ने। देखिए, चेर साम्राज्य की शक्ति जब क्षीण हो गई तो चेरों पर किसने राज्य कर लिया? चेरों के सामंतों ने। अगला वंश हम लोग पढ़ रहे हैं चोल वंश। जैसे आप लोगों ने वेस्ट में देखा चेराज हैं, ऐसे ही जब आप ईस्ट में जाएंगे तो चोलाज आएंगे, उसकी ठीक पैरेलल, है ना। अब देखिए, संगमकालीन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वंश था चोल वंश। इसे कोरोमंडल या चोलामंडलम भी बोलते हैं, याद रखना है। राजधानियां कौन कौन सी रही हैं? तो पहली तो रही है इनकी राजधानी उरैयूर, जो कि राइट नाउ कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। और बाय द टाइम जो इनकी राजधानी चेंज हुई थी वो बनी थी पुहर। अब पुहर कहाँ है? जो नाउ डेज मॉडर्न डे का कावेरी पट्टनम है, वो उस समय का पुहर है। अब जैसे उनका राजकीय चिन्ह हमने बो एंड एरो पढ़ा था, इनका राजकीय चिन्ह है टाइगर, यानी कि बाघ। देखिए, चोल शासकों द्वारा चोलन, सेम्बियान, सेन्नी, किल्लीवलवन ऐसे जो सरनेम्स हैं वो प्रयुक्त किए गए थे। चोलों का राज्य जो है वो पेन्नार और वेल्लारू नदी के बीच पांड्य राज्य के उत्तर में स्थित था। आपने देखा मैप में, मैंने आपको बताया था, यहाँ सबसे नीचे पांड्यन शासक थे और इनके ऊपर आप यहाँ अगर वेस्ट में जाएंगे तो चेराज थे और यहाँ जाएंगे तो चोलाज, राइट। चोलों की उत्पत्ति पर इतिहासकार बिल्कुल भी एकमत नहीं है। सबसे पहले चोल शासक थे उरुवुप पहरेर इलम सेनी। इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है? उरुवप पहरेर इलम सेनी, नाम नहीं भूलना है, नाम याद रखना है। चोल वंश के अन्य शासकों में थे एलारा और करिकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलारा और करिकाल के बारे में पढ़ना है। इनसे ज्यादा हमें शासकों की जानकारी है भी नहीं, जितनी हमारे पास इंपॉर्टेंट शासकों की जानकारी है हम केवल वही पढ़ रहे हैं। बात करूंगी मैं एलारा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 2री शताब्दी में एलारा नामक चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और लगभग 50 सालों तक शासन किया था। अब बात करेंगे करिकाल की। करिकाल जो है सबसे प्रतापी शासक माने गए थे और ये उर्वप के पुत्र ही थे। इन्होंने ये वंजी है, वन्नी नहीं है, ये वंजी है। वंजी के 2 युद्धों में इन्होंने चेर और पांड्य शासकों को हराया था, है ना। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो यहाँ जो महिलाएं हैं बेसिकली वो लोक गायन करती हैं। उस लोक गायन में वो इस युद्ध का और किस तरीके से चोलों ने चेर और पांड्य दोनों को हरा दिया था उसका बहुत प्यारा वर्णन इस लोकगीत में हमको मिलता है। तो उन जनश्रुतियों से, उन लोकगीतों से हमको ये जानकारी मिलती है। देखिए, इन्होंने यानी कि करिकाल ने अपने साम्राज्य को उत्तर दिशा में एक्सटेंड करने की कोशिश की थी। इनके काल में बहुत सारे विकासात्मक कार्य हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं जिसके लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने ओलियार जनजाति को सभ्य जाति बनाकर अपने साम्राज्य में बसाया था। इन्होंने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया और ये संगीत कला के प्रेमी थे। पेरुनानुपादे नामक ग्रंथ में करिकाल को 7 सुरों का विशेषज्ञ भी बताया गया है। देखिए, इस तरीके के जो लिटरेचर के नाम आएंगे वो आपको याद रखने हैं। यदि उनमें कोई इंपॉर्टेंट हिडन फैक्ट बताया गया है तो वो आपको याद रखना है। ये सब प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट्स जैसे इन्होंने कहाँ पे अपने अभियान किए हैं, राजधानियां कितनी बार बदली हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो एग्जाम हमसे पूछती हैं, तो हमें याद रखना है।
अब बात करेंगे चोलों का पतन किस तरह हो गया। करिकाल के बाद चोलों की शक्ति बहुत कमजोर होने लगी। करिकाल के दो पुत्र थे, मानाकिल्ली और पेरुबीर किल्ली, जो कि उरयूर और पुहर दो जगहों से अलग अलग शासन कर रहे थे। लेकिन आगे चलकर दोनों भाई बहुत कट्टर दुश्मन बन गए और दोनों में एक युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं करियारू का युद्ध, और बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्प्यूट्स इनके यहाँ क्रिएट हो गए। तो इसी प्रकार आंतरिक कलह या इंटरनल डिस्प्यूट के कारण चोल वंश अपनी शक्ति खो बैठा और 9वीं शताब्दी के मध्य चोलों का पुनरुत्कर्ष हुआ, जिसका श्रेय विजयालया चोल को दिया जाता है। देखिए यहाँ इस समय जो आपने चोल पढ़े हैं उन्हें जरूर चोल बोला जाता है, लेकिन जब आप विजयालया चोल का वंश पढ़ेंगे तो उसे कहा जाता है परवर्ती चोल या इंपीरियल चोलाज, राइट। तो याद रखना है हमें। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पांड्य वंश की। देखिए इनका जो साम्राज्य था कावेरी नदी के दक्षिण में था, यानी कि साउथवर्ड्स टू दी कावेरी रिवर। राजधानी थी मदुरै। पांड्य शासकों को मारन, वलुधी, जेलियान ऐसे सरनेम्स के साथ जाना गया है। इनका राजकीय चिन्ह था कार्प। कार्प जो है वो एक प्रकार की मछली है जो पांड्य राजाओं के क्षेत्र में पाई जाती थी मेनली। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख अपने ग्रंथ में माबर के नाम से किया है, यानी कि जब मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी है तो उन्होंने पांड्य शासकों का जो क्षेत्र है भौगोलिक, उसको माबर राज्य की संज्ञा दी है और बताया है कि यह राज्य मोतियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। प्रथम शासक की बात करें तो वो है नेडियोन, है ना। इनका एक और नाम है जो कि पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने यहाँ मेंशन किया है, पलयग सले मुदुकुडू मिपे वलुधी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वलुधी, जेलियान, मारन ऐसे सरनेम्स इनके रहे हैं, तो इनके नामों के पीछे आपको ये दिखाई देगा। इन्होंने समुद्र पूजा का प्रचलन शुरू किया था, वैदिक धर्म के उपासक थे, और पहरुली नाम की एक नदी है जिसको अस्तित्व में लाने का श्रेय किसे जाता है, इनके पहले शासक को जाता है, नाम है नेडियोन, है ना। आप बात करेंगे इनके इस वंश के एक और शक्तिशाली शासक जिसका नाम है नेडुंजेलियन। पांड्य शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माने गए हैं। सुप्रसिद्ध तमिल कवियों नक्किरर, ये नक्किरर हैं, और मामुंडी मरुदन, इन्होंने इन पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं जिन्हें पत्तु पातु, ये पत्तु पात्र नहीं है, ये पत्तु पातु है, जिन्हें पत्तु पातु में संकलित किया गया है। साथ ही मदुरै कांची नामक कविताओं के संकलन में नेडुंजेलियन का कुशल शासक के रूप में दर्शन आपको मिलता है ना। तो कोर्ट पोएट्स याद रखने आपको नक्किरर और मामुंडी मरुदन, इन दोनों ने पत्तु पातु नाम की रचनाएं हैं, कविता लिखी है, जिसमें आपको नेडुंजेलियन की जो प्रशंसा है वो पढ़ने को मिलती है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है मदुरै कांची। मदुरै कांची में भी इनका एज अ फेमस रूलर, एज अ कुशल शासक इनको दर्शाया गया है। इन्होंने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को हरा दिया था। बेसिकली ये जो समूह है, जो अलायंस है, वो पांड्य शक्ति को दबाने के लिए बनाया गया था, है ना। इनके फ्यूडल्स और 2 इनके फ्रंटियर स्टेट्स ने मिलकर के एक अलायंस बनाया था इनके खिलाफ, जिसको इन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था चेर शासक थे शे, उन्हें भी इन्होंने हराकर बंदी बना लिया था। इन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजा था, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ना। अगले शासक पढ़ेंगे कन्न पेरकदन उग्र पेरुवलुधी, है ना। शासक के साथ ही ये कवि भी थे। ये शेंगुट्टवन के पुत्र और पेरुनार किल्ली के समकालीन थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। कन्न पेरकदन उग्र पेरुवलुधी जो है वो शेंगुट्टवन के बेटे और पेरुनार कल्ली जो है उनके कंटेम्प्रेरी शासक थे। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक था जिसका नाम था नल्लीवकोडन। इस काल में अंत में चेर, चोल और पांड्यों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जैसा हमने कन्नौज के समय पर पढ़ा था, ठीक वैसा, जो इन तीनों राज्यों के पतन का कारण बना और सामंती वर्ग को शासक बनने का अवसर मिला। अच्छा, वहां तो समझ में आ गया था हमको कि क्यों वो लोग कन्नौज में संघर्ष कर रहे थे, उसकी समृद्धता के कारण। यहाँ क्यों कर रहे हैं वो मैं बता दूं, इन्हें कावेरी और कृष्णा के जो रिवर बैंक्स हैं उनका लालच है। यहाँ पे भी लड़ाई वही है, रिवर बैंक्स, उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मिट्टी, पानी, उसी के लिए लड़ाई हो रही है। पांड्य शासकों में नेडुंजेलियन को समकालीन अंतिम चेर शासक सेये था, यानी कि हमने अभी एक जो अंतिम चेर शासक किसके समकालीन थे वो हम लोगों ने देखा, है ना, शेंगुट्टवन के समय पे। और यहाँ पे हमने चेरों में भी बता दिया कि चेरों में किसके समकालीन थे।
अब इस काल की व्यवस्थाएं हम लोग देख लेते हैं कि संगम काल में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, कैसा सोशल स्ट्रक्चर है, कैसा अदर स्ट्रक्चर्स है, एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति की, यानी कि राजनीतिक स्थिति की। देखें, संगम काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक और वंशानुगत थी, यानी कि एक तो राजा सर्वोपरि हुआ करता था, साथ ही साथ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि हेरिडिटरी था सब कुछ। संगम काल में 3 राजवंश उपस्थित थे, चेर, चोल और पांड्य, जिनकी चर्चा हमने अभी अभी की। इनके अलावा बड़ी संख्या में सामंती वर्ग थे और कबीलाई सरदार या फिर छत्रधारी भी शासनांग थे। शासनांग का मतलब शासन के अंग थे। आगे बात करेंगे, राजवंशी शासकों को कहा जाता था वेंडार, यानी कि ऐसे शासक जो पहले से ही राजसी वंशों से बिलोंग करते थे और आगे चलकर वो खुद भी राजा बने हैं, ऐसे शासकों को बोला जाता था वेंदार। चेर, चोल, पांड्य तीनों वेंडार थे, जबकि अतिरिक्त स्थानीय सरदारों को मन्नार बोलते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से सामंत भी थे और कबीलाई सरदार भी हैं इस समय पे, तो उन्हें वेंडार नहीं बोला जा सकता, उन्हें इस समय पे बोला जाएगा मन्नार, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड है वो राजसी नहीं है। इस काल में उपस्थित रहे कुछ प्रमुख मन्नार थे, पारी, कारी, पोरी, अय, अडिगमन और नल्लीपेकन। जब आप इस समय के थोड़े बहुत जो मैप वगैरह हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये अय, अडिगमन ये तो इजीली दिख जाएगा। संगम काल में शाही दरबार को अरासवई और वेत्तवई कहते थे, है ना। वहां आप याद रखें, वहां हम कहते थे राजप्रसाद नॉर्थ में, साउथ में हम क्या कह रहे हैं, अरासवई या फिर वेत्तवई। डिफरेंसेस याद रखने हैं। इसके अलावा एक शाही सभा या राजसभा होती थी जिसे नल्लवे या नालवे बोला जाता था। इस काल में राजनीतिक संस्थाएं भी संगम राजनीति का इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। चलिए बात करेंगे राजनीतिक संस्थाओं की। 2 प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं बोली जाती थी, एम्पेरुकुलु और एम्पेरायम। नाम याद रखना है, एम्पेरुकुलु और एम्पेरायम। एक बार अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ मैं। राइट, पहले बात कर रहे हैं एम्पेरुकुलु की। एम्पेरुकुलु में 5 महापरिषद शामिल थी, यानी कि 5 महापरिषदों से मिलकर एम्पेरुकुलु बना होता था। नाम देखेंगे, पहला है पुरोहितार, यानी कि जो पुरोहित वर्ग के लोग होते थे, जो राजा के लिए धर्म कर्म और यज्ञ कर्मकांड वाला कार्य करते थे, वे पुरोहितार थे। अगले हैं दूतार, यानी कि एम्बेसडर्स। सेनापतियार, यानी कि इनके सेनापति। ओरार का मतलब होता है गुप्तचर। और अमेचार का भी जो मीनिंग है वो मैं आपको आगे चलकर जब पंच महापरिषद का पूरा एलिब्रेशन दूंगी वहां मैं आपको बताऊंगी, है ना। और एम्पेरायन की बात करें तो एम्पेरायन में इनके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जैसे आप देखेंगे करनत्ती यलवार जो कि इनका अकाउंटेंट है, लेखापाल, है ना। कारुम करर जो कि इनका एग्जीक्यूटिव है। आगे बात करेंगे कनकसुरम, यानी कि जो इनका कोषाध्यक्ष है, यानी कि इनका ट्रेजरर है ना। कड़े कप्पलर, यानी कि दुर्ग रक्षक। इस प्रकार जो यहाँ नाम लिखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें और याद रखें। अब मैं आपको पंच महापरिषद का थोड़ा सा जो एलिबरेटेड फॉर्म में समझा देती हूँ। पहली बात तो इन्हें शासन का अंग क्यों बनाया गया है वो समझ लेते हैं। देखिए, महापरिषद की बात करें और एम्पेरायन की बात करें तो जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, वो सभी राजा को निरंकुश होने से रोकते थे, यानी कि राजा अपना मनमाना कार्य ना करे, राजा सोच समझ के कार्यों को अंजाम दे, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखे, और सही गलत में यदि फर्क नहीं कर पा रहा है तो जनता क्या चाहती है वो भी उन्हें बताए। इस तरीके से राजा को गलत करने से रोकना और सही के लिए मोटिवेट करना इनका कार्य होता था। अब बात करते हैं पंच महापरिषद की। देखिए, पंच महापरिषद में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अमेचार के बारे में। अमेचार मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एलिब्रेशन के समय बताऊंगी। यहाँ देखें, अमेचार मंत्रियों का समूह है। बेसिकली ये एक एडवाइजरी ग्रुप है। जरूरी नहीं है कि राजा इनकी बात को माने ही, लेकिन ये एडवाइस दे सकते थे। यदि राजा अयोग्य या भ्रष्ट हो तो अमेचार आमूल चूल सुधार करने का अधिकार भी रखते थे, विच इज सच अ नाइस थिंग। इसी को हम एक्चुअल डेमोक्रेसी आज की डेट में बोलेंगे, है ना। तो यदि आपसे डेमोक्रेसी के एंशिएंट उदाहरण पूछे जाएंगे तो वहां आप साउथ इंडिया का ये जो कल्चर है अमेचार वाला, ये आप लिख करके आएंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल और नॉलेजिस्टिक टाइप की कॉपी जो है आपकी दिखाई देगी।
हालांकि ये अधिकार बहुत इनडायरेक्ट थे, अप्रत्यक्ष थे और योग्य शासक अमेचार की सलाह मानने को बाध्य नहीं थे। अब बात करेंगे दूतार की। देखिए, संगम काल में दूतार अन्य शासकों या विदेशी शासकों के दरबार में अपने राजा का प्रतिनिधित्व कर देते, बेसिकली देवर एम्बेसडर्स। तथा संगम कालीन दूतार के पद पर नियुक्त होने हेतु बहुत से क्वालिफिकेशंस पे आपको खरा उतरना होता था, जैसे कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आपकी जो शिक्षा है वो उच्च स्तर की होनी चाहिए, आपकी शारीरिक मानसिक अवस्था जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 तो अनिवार्य गुण थे। इसके अलावा भी राजा को यदि कोई और स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए तो भी राजा वो देखता था। बात करेंगे ओरार की, यानी कि गुप्तचरों की। देखिए, संगम काल में जो गुप्तचर होते थे वो नंबर्स में बहुत ज्यादा होते थे उत्तर भारत की तुलना में। उत्तर भारतीय राज्यों में तो गिने चुने स्पेसिफिक मुखबिर टाइप के लोग रखे जाते थे, लेकिन यहाँ पे ओरारों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। और ओरारों का एक ही काम था, उन्हें ये पता करना होता था कि हमारे स्टेट के शत्रु कौन है और हमारे स्टेट के मित्र कौन है। यदि आप इनके मैप को एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बार मैप और दिखाती हूँ, तो इस मैप में आप एक बात नोटिस करेंगे कि हम उत्तर भारत में जितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन पढ़ रहे थे, जितना सेंट्रलाइजेशन पे जोर दे रहे थे, उतना ही आप यहाँ साउथ में देखेंगे तो पूरा कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है ना। आप यहाँ देखेंगे कितने सारे राज्य जो हैं वो सेपरेट बसे हुए हैं और छोटे आप यहाँ नाम पढ़ सकते हैं, कितने सारे छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ पर। देखिए क्यों हो रहा है और क्या डिफरेंस उत्तर और दक्षिण में इसको लेकर के, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे प्रत्येक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग को मिटाना नहीं चाहता, है ना। शासक वर्ग स्वतंत्र रूप से यहाँ पे शासन कर रहे हैं, है ना। जब तक वो एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन उत्तर में यह आइडियोलॉजी नहीं थी। उत्तर के शासक ये चाहते थे कि पूरी की पूरी दुनिया उनकी हो जाए, पूरा का पूरा भारत उनका हो जाए, सब कुछ उनका हो जाए। अन्य शासकों को किसी ना किसी तरीके से दबाने की कोशिश की गई, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, है ना, या चाहे कोई भी नीति हो, चाहे वो आक्रामक नीति हो। सभी का उद्देश्य एक ही था कि संपूर्ण उत्तर भारत क्या हो जाए, एक शासक का हो जाए, ऑटोक्रेसी हो जाए। लेकिन दक्षिण में आप देखेंगे कितने छोटे शासक वर्ग आपको दिख रहे हैं। हालांकि 3 शासक वर्ग यहाँ पे बहुत बड़े हैं, जैसे पांड्य, चोल, चेर, इनकी शक्ति बहुत बड़ी है, मैं मानती हूँ बड़े साम्राज्य हैं इनके, लेकिन इन्होंने छोटे शासक वर्गों को समाप्त नहीं किया, ना ही इन्होंने सामंती वर्गों को समाप्त किया। यदि किसी बड़े शासक की शक्ति खत्म हुई तो उसको जाकर के ओवरलैप जरूर फ्यूडल्स ने किया है, लेकिन वो भी साम्राज्य विस्तार करने के लिए नहीं, उस क्षेत्र विशेष को संभालने के लिए। ये थोड़ा सा थिंकिंग का डिफरेंस जो है, आइडियोलॉजी का डिफरेंस जो है, ये भी आपको साउथ में देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ में जहां साम्राज्य विस्तार एक लक्ष्य बना है, वही साउथ में आप देखेंगे तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाना इनका जो था वो था नॉर्थ के कंपैरिजन में। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। इनका काम था मेनली कि राज्य के शत्रु कौन है और मित्र कौन है, उन्हें यह पता करना होता था। ये ओरार का काम होता था। किसी भी स्थिति में हम सामने वाले पे अटैक या सामने वाले से कोई भी डीलिंग या बातचीत उसी केस में करेंगे जब वो हमारा शत्रु है। यदि वो हमारा मित्र देश है तो हमें उससे कोई समस्या नहीं है, वो भी आराम से अपना व्यापार करे, अपने क्षेत्र को आराम से एडमिनिस्ट्रेट करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक और पंच महापरिषद का हिस्सा है जिसका नाम है सेनापतियार। युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व करते थे। जो उत्तर में सेनापति हैं वही यहाँ पे सेनापतियार हैं। चलिए अब बात करेंगे इस समय के एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि बंटवारा कैसे किया है प्रशासनिक इकाइयों का, पहले वो देख रहे हैं। पहले मैं बता रही हूँ आपको साम्राज्य विभाजन, है ना। आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ और साउथ को यहाँ कंपेयर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर सेंटर को बोल रहे हैं मंडलम, वहां आप देखेंगे तो अन्य नॉर्थ में देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग नाम है ना। जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है राष्ट्र, है ना। राष्ट्र शब्द हमने देखा है, हमने अवनी शब्द देखा है, हमने पृथ्वी शब्द देखा है, और साथ ही साथ हमने मंडल शब्द भी देखा था गुप्त एरा में लास्ट में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गुप्त एरा आते आते इन लोगों के थोड़े रिलेशंस स्ट्रांग हो गए थे, इसीलिए आपको यहाँ पे सिमिलर नाम भी दिखाई दे रहे हैं। वरना इसके पहले आपको मंडल शब्द नहीं देखने को मिलता है। इसके पहले आप राष्ट्र, देश या इन्हीं नामों से जान रहे होते हैं, या फिर राज्य बोल रहे होते हैं। सबसे पुराना नाम देखेंगे तो राज्य शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है। इसके बाद बात करेंगे इससे नीचे जो हमारे प्रोविंसेस होते थे या प्रांत होते थे, उन्हें हम तो प्रांत ही बोलते थे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो इन्हें बोला जा रहा है नाडु,
है ना। और नॉर्थ में देखेंगे तो इन प्रांतों को भी अलग अलग नामों से जाना गया है। फिर बात करें हम नगरों और बड़े गांवों की, तो यहाँ पे उन्हें बोलते हैं उर या पैरुर। नॉर्थ में तो जैसे जैसे समय बदला है इनके नीचे की जगहें जो है वो चेंज हुई है। मेनली जो एक नाम हमने पढ़ा था वो था विश, जिलों के लिए हम विश शब्द पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। और यहाँ आप देखेंगे तो नगरों और बड़े ग्रामों के लिए उर या पैरुर शब्द का इस्तेमाल है, छोटे ग्रामों के लिए सिरुर शब्द का इस्तेमाल है, और पुराने गांवों के लिए मुडुर शब्द का इस्तेमाल है। हमारे यहाँ अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो पुराने, छोटे, बड़े ऐसे डिवाइडेशन नहीं है गांवों का, हम तो गांवों के समूह बना देते थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस के हिसाब से उनके नामों का डिफरेंस हमने देखा है। तो यदि कभी आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो आप नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन इनके आधार पर भी करके आ सकते हैं। ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवाइडेशन है उस पे बेस्ड है, इसका इस्तेमाल आप लोग करें। इसके अलावा बहुत सी सहायक शब्दावलियां हैं जो प्री ओरिएंटेड एग्जाम्स में हमसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ देखें, छोटे गांवों की सभा होती थी जिसको बोलते थे अवय। जो कोस्टल एरियाज है, क्योंकि देखेंगे आप तीनों ओर से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र हैं नीचे साउथ में, तो जो कोस्टल एरियाज होते थे उन्हें बोलते थे पट्टिनम। जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बोलते थे पोडियाल। जो मेन स्ट्रीट्स हैं, प्रमुख जो मेन रोड्स हैं, इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनको बोलते थे सालई, और जो मेन स्ट्रीट्स हैं उनको बोलते थे तेरू। तो ये टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन हमसे बन जाए तो हमको याद रहे, है ना। आगे बात करेंगे स्थानीय समस्याओं के निवारण हेतु, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हमारे यहाँ लोकल बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन लोकल समस्याओं, जैसे मान लीजिए कहीं पर रोड्स खराब हो रही हैं, हम लोगों को शिक्षा के संस्थान बनवाने हैं, हमको रोजगार के प्रबंध करवाने हैं, और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर वो देखनी है तो उनके प्रबंधन के लिए छोटे गांवों की सभा यानी कि अवाई जिम्मेदार होती थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई अदर कमिटी या अदर कोई कमीशन या अदर कोई बॉडी ना बनाकर केवल सभा बनाई है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने गाँव की समस्या ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो अपनी जगह की भौगोलिक स्थिति जानते हैं, वो अपनी जगह की सामाजिक स्थिति जानते हैं, उसके आधार पर उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि व्हाट पीपल एक्चुअली नीड। अगर कोई अदर हम इंपॉर्टेंट हाई क्लास लोगों की या एलाइट लोगों की कोई कमेटी बना देंगे तो शायद उन्होंने वो समस्याएं फेस ही नहीं की होंगी, तो वो कैसे उसकी जिम्मेदारी ले पाएंगे, है ना। तो ज्यादा बेहतर है कि गाँव का व्यक्ति स्वयं करे। गांव में शासन प्रशासन व्यवस्था आम जन में से ही कोई अनुभवी या पर्याप्त रूप से योग्य और प्रभावी धनी व्यक्ति करता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे यहाँ तो गाँव में अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, प्रशासन करना है, तो हम सामंती वर्ग को बिठा देते थे। सामंती वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे लघु सामंत हैं, है ना, इस तरीके की जो इसके अंडर जो बॉडी आती थी वो बॉडी जाकर के काम करती थी और वो लोगों का शोषण करने का काम करती थी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो अपने ही गांव का जो सबसे बड़ा महाजन व्यक्ति है, जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, प्रभावी व्यक्ति है, जिसकी लोग इजीली सुनते हैं, जिसका बड़ा अनुभव है, सारे लोग उसकी हमेशा सुनते थे, उसकी बात पर बिलीव करते थे, और वही इन व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता था। विच इज सच अ नाइस थिंग। कितना सुंदर डिसेंट्रलाइजेशन है इनका। अगली बात करेंगे मनरम। नगरों में होने वाले व्यापार, रोजगार आदि के प्रबंधन और समस्याओं के निवारण हेतु, देखिए जो काम गांवों में अवय का है वही काम नगरों में किसका है, मनरम का है। देखिए अवय और मनरम दोनों क्रमशः गांवों और नगरों में न्यायालय का काम करती थी, विच इज ऑल्सो अ बिग थिंग। देखिए यहाँ पे आपको राजा का सर्वोपरि होना नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राजा ने जो गांव है और जो छोटे नगर हैं उनमें अधिकारों का बंटवारा बहुत अच्छे से किया है। यहाँ देखिए न्यायालय का काम भी अवय और मनरम ही कर लेते थे। तो एक अच्छा प्रशासन इनका देखने को हमको मिलता है। आगे बात करेंगे हम लोग इस समय की इकोनॉमी के बारे में। इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग प्रधान दोनों ही थी। सामान्य वर्ग जो था वो था कृषि, मछली पालन, पशुचारण, व्यापार, हस्तशिल्प, निर्माण आदि चीजों से जुड़ा हुआ था। फेमस इस समय के जो मेन उद्योग हैं उनकी बात करें तो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और टाउन मैनेजमेंट। सी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नॉर्थ में देखने को नहीं मिला लेकिन साउथ में देखने को मिला कि वस्त्र निर्माण है, भवन निर्माण है, और साथ ही साथ नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग के लिए अलग से एक पूरा उद्योग निर्मित किया गया है उसका। दैट्स वाई वहाँ का जो आर्किटेक्चर है उसमें हमको इतना सुव्यवस्थित जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक और विदेशी व्यापार में संलग्न था। जैसे कि हम देख रहे हैं ये क्षेत्र कुछ ऐसा है कि 3 ओर से समुद्र से घिरा है, तो आने जाने के, दूसरे देशों से कांटेक्ट करने के जलीय मार्ग यहाँ पे ऑलवेज खुले हुए हैं, है ना। तो दैट्स वाई भी एक ज्यादा बड़ा हिस्सा आंतरिक और विदेशी व्यापार में लगा हुआ है। बात करें आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन से हैं इंटरनल ट्रेड के, तो मदुरई, कांची, मुशिरी और उरेयूर, साथ ही साथ पुहर, ये जगह इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे विनिमय का मुख्य केंद्र जो है उसको बोलते थे अवनम।
जहां स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण होता था। देखिए यहाँ पे विनिमय का प्रमुख चेंज से मेरा मतलब है कि यदि आपको आपस में वस्तु विनिमय करना है या करेंसी विनिमय करना है या किसी भी प्रकार का विनिमय करना है इन चीजों को लेकर के ट्रेड से रिलेटेड, तो वो होता था आपका अवनम्य। इस काल में सुविकसित बाजार भी थे जिन्हें अंगड़ी बोलते थे, है ना। अब अगर दिन में बाजार लग रहा है तो बोलते थे नाल लंगड़ी, और रात में लग रहा है तो अल लंगड़ी, याद रखना है। इस काल के मेन जो पोर्ट्स थे वो थे पुहर, मुशिरी, नैरा, नीलसिंध और शालयुद्ध। हमने नॉर्थ में जो पढ़े हैं, नॉर्थ में हमने केवल ताम्रलिप्ति भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति भृगुकच्छ, बहुत एंड में जब आप पोस्ट गुप्तास में आ गए तो आपने देवल और ये एकादे और एक्स्ट्रा पढ़े। अदर देन दैट शुरू से ही केवल भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति में उत्तर का काम हो गया था। साउथ में देखेंगे तो हमको मिले हैं पुहर, मुशिरी, नैरा, नेलसिंध और शालयुद्ध। विदेशी व्यापार केंद्रों की बात करें तो रोम, चाइना, जावा, मालदीव्स, इजिप्ट एंड अरब, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से हमारा विदेशी व्यापार इस समय पे बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस समय के जो टैक्सेस हैं वो देख लेते हैं। पहला टैक्स है जिसका नाम है करई। करई जो है प्रोड्यूस का 1/6 है, जो कि लैंड टैक्स के रूप में लेते हैं। ये तो हमने नॉर्थ में भी देखा, नाम अलग था बस, उसको हम वहां पे भाग बोलते थे। जो नॉर्थ में भाग है वही साउथ में करई है। बात करेंगे किराई की। किराई जो है वो युद्ध में लूटे गए धन का वो भाग है जो स्थानीय सरकारों और सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था। देखिए, राजा को हर छोटी छोटी बात पे अपनी सेना उठाकर लड़ने जाने की जरूरत नहीं होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अधिकारों का अच्छी तरह बंटवारा किया गया था। इसीलिए सामंतों के पास, अवय के पास, मनरम के पास, सभी के पास अपनी छोटी थोड़ी बहुत आर्मी जो थी वो होती थी, जो कि लोकल लोगों से ही बनी हुई थी। ये लोग क्या करते थे, यदि हमारा कोई शत्रु राज्य है या कोई शत्रु सामने आ रहा है या हमारे व्यापारिक रास्तों का कोई अनऑथोराइज्ड इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे आने वाले लोगों को क्या किया जाता था, लूट लिया जाता था। कई बार छोटे मोटे युद्ध जो होते थे वो हो जाया करते थे, और जो भी हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट राजाओं के युद्धों में लड़ने जाती थी, उनसे वहां से जो लूटपाट होती थी वहां से बहुत पैसा आता था। तो जो स्थानीय सरकारें हैं, जो सामंत हैं, जो सेनापति वगैरह हैं, वो जो भी धन लाते थे उसमें से उनको कुछ हिस्सा राजा को देना होता था, जिसको बोलते थे किराए, और बाकी का हिस्सा ये लोग आपस में बांट सकते थे। नेक्स्ट बात करेंगे बुल्गु या शुंगम। इसे सीमा शुल्क कहेंगे। यदि दो देशों के बीच लग रहा है तो सीमा शुल्क बोलेंगे, और यदि दो स्टेट्स के बीच में लग रहा है तो ऑक्ट्रॉय या चुंगी कर बोला जाता था। आज की डेट में हम बोलते हैं, और इसका प्राचीन दक्षिण भारतीय नाम है बुल्गु या शुंगम। एक और लास्ट है इरादू। इरादू जो है वो जबरन वसूला जाने वाला कर है, यानी कि ये सजाओं के रूप में लगाया जाता था। बेसिकली अगर कोई सजा देनी है तो इस प्रकार के टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते थे। अब इस समय की हम और जो इस समय की इकोनॉमी से रिलेटेड जो शब्दावलियां हैं, जो वोकैब है, उसको देख लेते हैं। पहला है वरियम। वरियम जो है ऐसा पीस ऑफ लैंड है, ऐसी भूमि की इकाई है जहां से कर लिया जा सकता है, जहां पे आप टैक्स इम्पोज कर सकते थे। यहाँ से कर वसूलने वाले को बोलते थे वरियार। माँ और वेल्ली ये दोनों भूमि को मापने की इकाइयां थी इस समय पे, है ना, यानी कि लैंड मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। अब इस काल के सिक्कों की बात करें तो कनम, वेल्ली और कालू। कनम जो है वो सोने का है, वेल्ली चांदी का है, और कालू भी चांदी का है। कालू के बारे में याद रखना है, ये पत्ते के आकार का है, ठीक, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये जो इस प्रकार का पत्ता होता है, कुछ इस प्रकार की देखने में था ये। अब बात करेंगे इस समय में समय की इकाई या टाइम की इकाई, तो बोलते हैं नल्लिका। इस समय की दूरी की इकाई उत्पिड़ु। और इस काल में कारवा का नेतृत्व करने वाले लोगों को क्या बोलते थे? देखिए, हम तो नॉर्थ में बोलते थे सारथवा, साउथ में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। जो लोग स्थल मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में तो ऐसे कोई जलीय मार्ग सामने आते नहीं है, स्थल मार्ग ही है मैक्सिमम, तो वहां हम सारथवा बोलते थे। साउथ में सारथवा को बोलते हैं मासातुआन, और यही कारवा अगर समुद्री मार्ग से जा रहा है तो इसको बोलते थे माना मिकन। ठीक है, याद रखना है, टर्मिनोलॉजीज पे विशेष फोकस रहे। अब बात करेंगे इस समय के सोशल स्ट्रक्चर पे। संगम काल में भी उत्तर भारत की तरह सामाजिक वर्णभेद उपस्थित था, लेकिन ये नॉर्थ जैसा नहीं है। नॉर्थ में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे आप पढ़ते हैं अदनार, अरसार, वेणिगर और वेल्लार, है ना। इसकी जानकारी हमको मिलती है तोलकप्पियम। किसने लिखा है? तोलकप्पिया, ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, है ना। तो जो हम उत्तर भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पढ़ रहे थे, वो दक्षिण भारत में हमारे बन जाते हैं अदनार, अरसार, वेणिगर और वेल्लार। अदनार जो है वो ब्राह्मण्स हैं, अरसार जो है वो रूलिंग पार्टीज हैं, यानी कि जो क्षत्रिय वर्ग जिसको हम उत्तर में बोलते हैं, वेणिगर यानी कि व्यापारी या ट्रेडर्स, और वेल्लार यानी कि किसान। और इनके अलावा दस्तकारों का एक वर्ग है जिसको बोलते थे पुलैयन। तो नाम याद रहे हमको, दैट्स इनफ, इससे अधिक इसमें नहीं पढ़ना हमें।
इस काल में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी भी अस्तित्व में थी। समाज का ऐसा वर्ग जो अनटचेबल था उसको बोलते थे पर्या, राइट। इसके बाद बात करेंगे, इसके अलावा व्यवसाय के आधार पर संगम काल में कई व्यवसायिक समूह बने थे। कौन कौन से थे देख लेते हैं। यहाँ पे समूह और उसकी जानकारी दी गई है। पहला है कुरावर, ये झूम खेती करने वाले लोग हैं। अगले हैं वेदार, ये शिकार करके अपनी खाद्यापूर्ति करने वाले वर्ग हैं। फिर है इड़ैयार, इड़ैयार यानी कि पशुपालक। कल्लार यानी कि जो मवेशियों को लूटता है ऐसा वर्ग। उलावर यानी कि खुद की भूमि पर खेती करने वाले लोग। मिनावर, मछली पालन करने वाले लोग। उमनार यानी कि नमक बनाने वाले लोग या नमक का काम करने वाले लोग। और लास्ट है पनार या पनार, ये ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो गा बजा कर अपनी जीवन यापन करता है और राजा की प्रशंसाओं के गीत जो है वो गाता है। देखिए, इसके अलावा जो तोलकप्पियम नामक ग्रंथ जिसकी हमने अभी चर्चा की, तोलकप्पियों में 5 प्रकार की भूमियों का भी वर्णन मिलता है और भूमि के आधार पर लोगों के इष्ट देव और मुख्य व्यवसाय डिसाइड किए गए थे, है ना। सबसे पहली भूमि का नाम है कुरिंजी। कुरिंजी ऐसी भूमि है जहाँ पे शिकार और शहद इकट्ठा करने का काम होता है और इस काम में संलग्न लोगों के इष्ट देव होते थे मुर्गन या मुर्कन। अगली भूमि आती है मुलई। मुलई जो भूमि है वहां पे डेयरी, पशुचारण, चारागाही जमीन होती थी बेसिकली, और इनके जो इष्ट देव होते थे वो थे मायोन, यानी कि आप नॉर्थ से कंपेयर करें तो विष्णु। नेक्स्ट बात करें तो अगली भूमि है मुर्दम। मुर्दम वाली खेती वाली जमीन पे जो व्यवसाय होता है वो होता है खेती का, ये कृषि की भूमि होती है। इनके इष्ट देव होते हैं इंद्र। अब बात करेंगे नितल। नितल ऐसी जगह है जहाँ पे मछली पालन या नमक बनाने का काम होता है। नितल आपको पता होगा, सागरीय नितल भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जो सागर के आसपास की जमीन है जहाँ पे नमक बनाना, जहाँ से हमको मछलियां वगैरह मिलती हैं, या नितल से हमको बहुत सी समुद्री मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। तो ऐसी जो जगह है वहाँ पे जो व्यवसाय होता है ऐसी जमीन को बोलते हैं नितल, और ऐसे जमीन के जो इष्ट देव हैं वो हैं वरुण। लास्ट है पालई। पालई जो है ऐसी जगह है जहाँ पे लूटपाट, मवेशियों की चोरी, इस प्रकार की चीजें होती हैं और इनके इष्ट देव होते थे कोर्रावे। ठीक है, वैसे इतना डिटेल हमसे कभी पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल इतना डिटेल मैं आपको इसीलिए दे देती हूँ कि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करे, आपके पास लिखने को कंटेंट कभी भी कम ना हो। बहुत ज्यादा कंपाइल्ड फॉर्म में हम लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं जिनसे बाहर आपके मेंस के क्वेश्चन जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बशर्ते आप इनको आत्मसात करें, है ना। इनको केवल पढ़ के छोड़ना नहीं है, एक पॉइंट या एक फेज खत्म होने के बाद अगली कड़ी को उस फेज से कैसे कनेक्ट करना है, अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आपका कोई क्वेश्चन कभी भी छूटने वाला नहीं है मेंस में। और प्री के लिए आपको अच्छे से इन चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा, उसके लिए अच्छा रिवीजन लगता है। 2 से 3 बार अच्छी तरह रिवाइज करें चीजों को और फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगाएं एमसीक्यूज की, तो आपके प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो अच्छी तरह कवर होगा। और आंसर राइटिंग के लिए आप जो पुराने क्वेश्चन हैं मेंस एग्जामिनेशंस में पूछे हुए सिविल सर्विसेज के, आप वो उठा करके लिखना शुरू करें, आपको आइडिया होता चलेगा। बात करेंगे इस समय के सोशल स्ट्रक्चर की। इस काल में दक्षिण भारत में भी यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, राइट। ब्राह्मणों को दान में भूमि, हाथी, घोड़े, रत्न, स्वर्ण मुद्राएं आदि दी जाने लगी और इस काल में ब्राह्मण मांस का सेवन करते थे। बेसिकली इसको आप हीन दृष्टि से ना देखें, यहाँ से आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो थिंकिंग है लोगों की वो काफी ब्रॉड है। इसी चीज को अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो जो लोग मांस का सेवन कर रहे थे, देखिए इट्स अ चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू ईट, इट्स अ चॉइस। तो अगर वो कोई लोग उसका सेवन कर भी रहे हैं तो उन्हें समाज से बर्खास्त कर देना और उन्हें अनटचेबल्स कह देना, चांडाल कह देना, ये नैरो थिंकिंग दर्शाता है, थोड़े से नैरो माइंडेड होना दर्शाता है। तो उत्तर में जहां इन्हीं चीजों को हीन दृष्टि से देख रहे थे, साउथ में ब्राह्मण इसको एज अ चॉइस फॉलो कर रहे थे। तो आपको काफी जो डिफरेंस है थिंकिंग का वो यहाँ दिखाई देगा। देखिए यहाँ तो मैंने मांस की बात की, साथ ही साथ ताड़ी भी पीते थे। ताड़ी बेसिकली एक प्रकार का मादक द्रव्य होता है जो पेड़ों से बनाया जाता है, पेड़ से निकलता है, और समाज में इसको बुरा नहीं माना जाता था। ये कितनी बड़ी बात है, यहाँ आपको समझने की जरूरत है। आगे बात करेंगे। इस काल में दास प्रथा का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, तो ये भी सोसाइटी में आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर में हमने देखा वो किसान का स्थान था, विच इज ऑल्सो अ गुड पोजीशन, जिसको एक बुरी पोजीशन नहीं बोला जाएगा, अच्छी पोजीशन थी, और उससे नीचे किसी की पोजीशन नहीं थी, यानी कि समाज में सभी को लगभग बराबर अच्छा स्थान प्राप्त था, है ना। और दास प्रथा जैसी कोई चीज का उल्लेख हमको यहाँ नहीं मिलता।
तोलकाप्पियम के अनुसार वैदिक ग्रंथों में वर्णित 8 प्रकार के विवाह संगम काल में भी प्रचलित थे तथा मृतक संस्कार की विधियों में अग्निदाह और समाधिकरण दोनों प्रचलित था, यानी कि जलाते भी थे डेड बॉडी को और दफनाते भी थे। और जिस प्रकार हमने उत्तर में 8 विवाह पढ़े हैं, संगमा काल में भी वैसे ही 8 विवाहों का वर्णन तोलकाप्पियम ने किया है। अब बात करेंगे इस काल में महिलाओं की स्थिति। दशा अच्छी थी, कई सारी विदुषी कवयित्रियों का उल्लेख मिला है, जैसे मैंने आपको ओवैयार के बारे में बताया था, कक्कई, पदिनियार, नच्छेलियार, तो कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो विदुषी कवयित्रियों का स्थान जिनको इस समय पे प्राप्त था। देखिए, समाज में इस समय गंधर्व विवाह प्रचलित थे और महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार था, लेकिन सती प्रथा भी प्रचलित थी और विधवाओं का जीवन यहाँ पे अच्छा नहीं था, है ना। साथ ही राजा के दरबार में गायकों के साथ नृत्यकियां नृत्य करती थी, जिन्हें विडेलियार या पणार बोलते थे, है ना। ये तो आप लोग, यदि आप लोगों ने भूल भुलैया मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा, मंजुलिका नृत्य करती थी अपने गायक के साथ, है ना। तो ये इस प्रकार के जो डुओ होते थे वो साउथ में आपको काफी सारे कोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। संगम काल में धार्मिक स्थिति एक समान ना होकर विविध रूप लिए हुए थी। यहाँ के लोग आत्मावादी थे और पत्थर, पानी, सितारों और ग्रहों की पूजा भी करते थे। आत्मावादी यानी कि आत्मा के बिलीवर थे, स्पिरिचुअल अवधारणा यहाँ पे प्रिवेलेंट थी। इस काल में 3 धार्मिक मत प्रचलित थे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, है ना। इस काल में जो मंदिर होते थे उनको बोला जाता था देवालयम, राइट, या फिर पुरे या फिर नगर, याद रखना है हमें। अब बात करेंगे इस समय के मुख्य देवी देवताओं की। पहले बात कर रहे हैं देवताओं की। देवताओं में शिव, मुरुगन, तिरुमल, बलराम और इंद्र फेमस थे। और देवियों की बात करें तो तिरुमल्ला, मरियम्मा, कोर्रावे, उमई और कलेमागा, है ना। मरियम्मा जो है, जो हम नॉर्थ में जिन्हें शीतला माता के रूप में पूजते हैं, वही साउथ में मरियम्मा है ना। जिनको हम अरण्यानी बोलते हैं साउथ में, वही नॉर्थ में, वही साउथ में कोर्रावे हैं। ये जंगल और युद्ध की देवी मानी जाती हैं, राइट। देखिए, मुरुगन का अन्य नाम है सुब्रमण्यम और इनका प्रतीक है कुक्कुट या मुर्गा। ये पूछे हुए प्रश्न है, याद रखने हैं। इस काल में देवताओं को चारों दिशाओं का रक्षक बताया गया है। अब हर दिशा के अलग अलग देवता हैं, जैसे पूर्व में इंद्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में सोम और दक्षिण में यम। ये दिशाओं के देवता बताए गए। अब बात करेंगे हम लोग इस समय के लिटरेचर की या संगम साहित्य की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे पढ़ने का। देखिए, तमिल भाषा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, प्राचीनतम भाषा है। और संगम साहित्य जो है, संगम काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिदृश्यों पर प्रकाश डालता है। हमको जितनी जानकारी है वो इन्हीं के माध्यम से है। संगम साहित्य तमिल भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब देखिए, तमिल भाषा के 4 संकलन कौन कौन से हैं। पहला संकलन है तोलकाप्पियम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, तमिल व्याकरण पे बेस्ड है। तोलकाप्पियार ने लिखा है और तोलकाप्पियार ने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भागों के साथ साथ हर भाग के 9 उपखंड है, यानी कि पहले भाग में भी 3 उपखंड, दूसरे में भी 3 पहले भाग में भी 9 उपखंड, दूसरे में भी 9 और तीसरे में भी 9, इस प्रकार से है। और कुल मिला के 1612 सूत्र इसके अंतर्गत लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। अगली बात करेंगे, अगला लिटरेचर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है पट्टू पट्टू, है ना। 10 लंबी काव्य श्रृंखलाओं का संकलन है ये। मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है, अहम और पुरम। इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में हमसे पूछे गए हैं पहले। तो अहम पुरम क्या है हमें पता होना चाहिए। अहम जो होता है ये विशुद्धतः किसी एक ही विषय का वर्णन करने वाली रचनाएं होती है और मुख्यतः ये प्रेम पे आधारित होती हैं, यानी कि इसमें आपको जो श्रृंगार रस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। रचनाएं हैं मलय पट्टू, कुरिजी पट्टू और पट्टी नापले, है ना। अब बात करेंगे पुरम की। मुख्यतः बाह्य परिदृश्यों के विषय पर लिखी गई हैं। शक्तिशाली दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय राजाओं का विवरण इसमें आपको मिलता है ना। जो मेन रचनाएं हैं वो है मदुरै कांची, मुरुगारुक्पादे और सिरुपनारुक्पादे। तो मदुरै कांची जो है मामुंडी मर्दन ने लिखा है, मुरुगारुक्पादे लिखा है नक्किरार ने और सिरुपनारुक्पादे लिखा है नत्तनार ने। तीसरे संकलन की बात करेंगे। तीसरा संकलन है एट्टू तोगे या इहटू तोगे। ये 8 काव्य श्रृंखलाओं का संकलन है। इसमें प्रेम, युद्ध, संगीत, कला प्रारूप और अन्य जो उस समय की तत्कालीन घटनाएं रही हैं, तत्कालीन जो संस्कृतियां रही हैं, उन पे बेस्ड है। उदाहरण देखेंगे तो एक उदाहरण है इसका एंगुरुनुक। एंगुरुनुक जो है ये गुर्जुर किलार रचनाकार है इसके। अगली है एहनानुर। एहनानुर रुद्र सरमन द्वारा रचित है। एहनानुर और पुरनानुर जो हैं, इनका नाम आपने पहले भी नॉर्थ में भी सुना होगा। जब आप
चंद्रगुप्त और अशोक पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त के बारे में जो साउथ इंडियन चीजें, साउथ इंडियन लिटरेचर जो जानकारी देता है वो अहनानुर और पुरनानुर ही थे, है ना। इसी तरीके से आपको इसमें अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो यहाँ से हम इस बात को इजीली समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगली है नरिनय, कुरुत्तोंगे, कालिदोगे, परिपादल और पदिरुपट्टू। इसमें चेर शासकों की काफी प्रशंसा आपको मिलती है, कभी पूछा जाए तो हमको याद रहे। और चौथा और लास्ट यहाँ पे है पथिनेन किलिनक्कु। 18 लघु रचनाएं इसमें शामिल की गई हैं और इसमें सबसे प्रमुख है तिरुक्कुरल। में तमिल भूमि की बाइबल इसको बोला जाता है और इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। इसमें अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामसूत्र जो नॉर्थ में जिन विषयों पर लिखे गए हैं उन्हीं विषयों पर साउथ में पथिनेन किलिनक्कु लिखा गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है 2010 में ए दक्षिण मूर्ति द्वारा, याद रखना है। चलिए, अब जैसे हम नॉर्थ के जो महाकाव्य हैं वो पढ़ते हैं, वैसे ही साउथ के भी 5 महाकाव्य हैं। इनमें से पहला है शीलपादिकरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इलांगो अडिगल ने लिखा है। सबसे पहले तो इलांगो अडिगल द्वारा रचित मार्मिक कथा है जो पुहर में रहने वाले एक व्यापारी कोवलन और उसकी प्रेयसी माधवी और उसकी पत्नी कण्णगी पर आधारित है। इस कथा में कण्णगी अपने पति की मृत्यु का बदला लेती है और देवी के रूप में विख्यात हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कण्णगी का मंदिर बनवाया था एक राजा ने, क्यों बनवाया था, कारण आपको यहाँ से पता चलेगा। इलांगो अडिगल जो हैं उस शासक के भाई हैं जिन्होंने कण्णगी का मंदिर बनवाया। इन्होंने, इलांगो अडिगल ने बेसिकली राजा के भाई थे लेकिन सन्यास ले लिया था, और सन्यास लेने के बाद इन्होंने जो रचनाएं लिखी है उनमें से एक रचना शीलपादिकरम थी, जिसको साउथ इंडिया का महाकाव्य बोलते हैं। इसी की वजह से कण्णगी की पूजा वहां पे प्रचलित हो गई। बेसिकली कोवलन और उसकी एक पत्नी होती है कण्णगी, लेकिन कोवलन जो है अपनी प्रेयसी माधवी के साथ उसके साथ रहने चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका पैसा खत्म होता जाता है माधवी और उनके बीच समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और पैसा खत्म होने के बाद माधवी उनका साथ नहीं देती, साथ ही साथ कोवलन पे एक चोरी का आरोप भी लग जाता है। तो ऐसे में जो कण्णगी होती हैं दोबारा एक बार जब उनकी प्रेयसी उन्हें छोड़कर चली जाती है तो अपने पति का साथ देती हैं, और चूंकि शहर में उनकी बदनामी हो जाती है इसीलिए नए सिरे से अपना जीवन शुरू करने के लिए राजा के नगर पहुंच जाते हैं, और वहां इन पर रानी की पायल चुराने का आरोप लग जाता है, और वहां कण्णगी जो है उन्हें सही साबित करती हैं अपने पति की। उनके पति को चूंकि इस आरोप में फांसी पर लटका दिया जाता है, तो राजा के दरबार में जा करके इस बात को प्रूव करती हैं कि उनके पति जो थे वो गलत नहीं थे, सही थे, और ऐसे में वो एक देवी के रूप में विख्यात हो जाती हैं और उनकी पूजा की जाने लगती है। इस महाकाव्य की रचना के बाद ही कण्णगी देवी का मंदिर और पत्नी पूजा की शुरुआत हुई थी, और शेंगुट्टवन ने कण्णगी का मंदिर बनवाया था। इलांगो अडिगल जो हैं शेंगुट्टवन के भाई हैं, ये कण्णगी हैं, राइट। तो ये फैक्ट हमको याद रहे। अगला महाकाव्य देखेंगे मणिमेखलय। मणिमेखलय के रचनाकार हैं सितलय सत्तनार। ये मदुरई के एक अनाज व्यापारी थे, ये एक ट्रेडर थे बेसिकली, और ये जो महाकाव्य है इसमें बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो स्पष्ट दिखाई देता है। प्लस ये शीलपादिकरम के आगे ही कहानी को कंटिन्यू करती है। इसमें कोवलन और माधवी की एक पुत्री है, चूंकि वो उनकी प्रेयसी थी और बाद में वो दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तो इनकी जो पुत्री है मणिमेखलय वो अपना जीवन अकेले बिताती हैं, और कैसे अकेले जीवन बिताकर आरंभ में अपनी माँ की तरह वो भी नर्तकी होकर अपना जीवन यापन करती हैं और आगे अपना जीवन बहुत संघर्षों में व्यक्त करती हैं। इनके पास एक मैजिक बाउल था, आपने जैसे अगर बुद्धिज्म में देखा हो ऐसा एक बाउल होता है ना, उसके आसपास ऐसे अगर वो एक ऐसा स्टिक जैसा होता है, एक डंडा सा होता है, इस बाउल के आसपास यदि घुमाते हैं तो वाइब्रेशन और साउंड जनरेट होता है ना। तो ये एक जादू का कटोरा इनके पास था जिसकी मदद से वो लोगों की सहायता करती थी, और आगे चलकर वो एक बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, है ना। अगली रचना की बात करें, अगली रचना का नाम है जीवक चिंतामणि। रचनाकार हैं तिरुत्त कदेवार। ये रचना जैन धर्म से प्रभावित है। इसके नायक का नाम जीवक या शिवक है, जो 8 बार विवाह करता है लेकिन असंतुष्ट रहता है और अंत में गृह त्याग करके जैन भिक्षु बन जाता है। इस महाकाव्य को धर्म ग्रंथ या मणमूल भी बोलते हैं। संगम साहित्य के अन्य 2 महाकाव्य हैं वलयपति और कुंडलकेशी। इनके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आज हमने संगम एरा के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब अगला जो लेक्चर होगा, इसका जो पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको संगम में चोल, चेर, पांड्य के अलावा और कौन से वंश रहे हैं, कौन से शासक रहे हैं, उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। यदि इस लेक्चर से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।